एक सेकंड के लिए ये सोचो कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं पहुंच सकती, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं, बस आप, बर्फ और अंधेरे में छिपी हुई एक ऐसी चीज जो लगातार आपको घूर रही है। अगस्त 1930 एक नॉर्वेजियन सेलिंग शिप जिसका नाम ब्रेथवेक है वो आर्टिक ओशियन के किवितोया आइलैंड के पास पहुंचता है। ये जगह इतनी ज्यादा वीरान और ठंडी है कि यहाँ पर हवाएं चलने से भी डरती हैं। इस शिप के 2 क्रू मेंबर इस आइलैंड पर सिर्फ इसलिए उतरे हैं ताकि वो पीने का पानी इकट्ठा करने के साथ वॉलरस का शिकार करके कुछ खाने को भी इकट्ठा कर सके। ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर 100 किलोमीटर तक सख्त बर्फ की सफेद चादर है और इसलिए इन दोनों को बखूबी इस बात का अंदाजा है कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी शायद इनको यहाँ पर शिकार के लिए कोई जानवर ना मिले। लेकिन बर्फ पर कुछ दूरी चलने के बाद इन्हें वहाँ कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। ये था बर्फ के नीचे दबा हुआ एक टेंट। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस जगह पर बर्फीले जानवर भी रुकने से काफी ज्यादा घबराते हैं, आखिर उस जगह पर टेंट लगाकर रह कौन रहा है। ये दोनों डरते डरते उस टेंट के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसने ना सिर्फ इन दोनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया बल्कि ये पूरी दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी बन गया। उस जमे हुए टेंट के बीचों बीच इन्हें एक इंसानी कंकाल नजर आता है। उसके बगल में एक ऐसी डायरी पड़ी है जिसके पेजेस बर्फ में जम चुके हैं। इसके साथ ही इस टेंट में एक बोर्ड भी मौजूद है जिस पर लिखा है आंद्रेस पोलर एक्स 1896। कुछ ही समय के बाद शिप पर मौजूद सारे ही क्रू मेंबर इस टेंट और आसपास की जगह को घेर लेते हैं। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही दूरी पर उन्हें 2 और इंसानी कंकाल बर्फ में जमे हुए मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली उनके पास ठीक हालत में काम करने वाली राइफल्स, अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद खाना, गर्म कपड़े और जिंदा रहने के वो तमाम इंतजामात मौजूद थे जिनका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान इस तरीके से बर्फ में कंकाल बन ही नहीं सकता था। ये कोई आम खोज नहीं थी बल्कि ये 33 सालों की आर्कटिक की अभी तक की सबसे बड़ी और रहस्यमयी मिस्ट्री थी। रिसर्च में ये पता चला कि ये अवशेष S.A. आंद्रे, निल्स स्टेनबर्ग और कनूट फ्रैंकेल के थे जो 1897 में एक हाइड्रोजन बलून में बैठकर नॉर्थ पोल जीतने के लिए निकले थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। उनके पास जिंदा बचने का हर एक साधन था, लेकिन बावजूद इसके भी आखिर दुनिया की इस जगह पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चक्कर में उनका देहांत हो गया। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में हम विद प्रूफ इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। तो हाय गाइज, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से सॉल्व करते हैं उस दबी हुई आर्कटिक की वो मिस्ट्री जिसे आज तक भी रिसर्चर्स पूरे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। 19th सेंचुरी में जहां एक तरफ यूएस और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस छिड़ी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ स्वीडन और नॉर्वे में अर्थ पर ही मौजूद अनडिस्कवर जगहों को दुनिया के सामने लाने की एक अजीब होड़ थी। फ्रिड्योफ नांसेन जैसे नॉर्वेनियन एक्सप्लोरर लगातार आगे बढ़ रहे थे और स्वीडन को अपनी खोई प्रेस्टीज को वापस हासिल करना था। इंटरेस्टिंगली इसी डेस्परेशन में स्वीडन एक बेहद ही अनरीजनेबल सी और एक्सट्रीम सी एक ऐसी योजना बनाता है जिसे सुनने के बाद सब के रोंगटे खड़े हो गए। देखो, उस समय तक सभी एक्सप्लोरर शिप, डॉग स्लेज या फिर पैदल चलकर नॉर्थ पोल तक पहुंचने और उसको मैप करने की कोशिश किया करते थे जिसमें उन्हें भारी नुकसान और मौत का सामना करना पड़ता था। लेकिन एक स्विस इंजीनियर जिसका नाम सैलमन ऑगस्ट आंद्रे था, उसने ये सोचा कि भाई पैदल चलकर जाने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है एक जायंट हाइड्रोजन बलून के ऊपर बैठकर नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लोट करके निकल जाना। इस मेथड से वो न सिर्फ नॉर्थ पोल के अनडिस्कवर्ड एरिया को नॉर्वे से पहले दुनिया के सामने रख देते बल्कि वो स्वीडन की डूबती हुई इज्जत को भी बचा लेते। लेकिन गाइज, ये आइडिया सुनने में जितना ज्यादा इजी लग रहा था, प्रैक्टिकली ये उतना ही ज्यादा खतरनाक था। आंद्रे ने इस मिशन के लिए एक स्पेशल हाइड्रोजन बैलून को डिजाइन कराया जिसका नाम ओरनेन था। ओरनेन बेसिकली 20.5 डायमीटर यानी कि एक जायंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जितना बड़ा था। इसकी स्किन 3 लेयर चाइनीज सिल्क से बनी हुई थी और इन लेयर्स को एक साथ जोड़ने के लिए और लीक प्रूफ बनाने के लिए इस पर पेट्रोलियम जेली और इटालियन हेम्प का मैश चढ़ाया गया था। इस विशालकाय बलून में 3000 से भी ज्यादा सिल्क पीसेस को स्टिच किया गया था। इस सिलाई की वजह से बैलून में लगभग 80 लाख नीडल होल्स हो चुके थे जो बाद में इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाले थे। आंद्रे ने जैसे ही इस बैलून को दुनिया के सामने रखा वो नेशनल हीरो बन गया।
स्वीडन के लोग, मीडिया और पॉलिटिशियन हर कोई आंद्रे की तारीफ कर रहा था, जिससे उसके ऊपर एक्सपीडिशन को सक्सेसफुल बनाने का एक अजीब सा प्रेशर आ गया। और बस यही आंद्रे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उसकी और उसकी पूरी टीम की बुरी किस्मत को लिख दिया। देखो, उस वक्त तक बलून्स कंप्लीटली हवा के भरोसे रहते थे और उन्हें स्टीयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन आंद्रे ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक ऐसी स्टीयरिंग टेक्निक इन्वेंट कर ली है जिससे बलून को हवा में ही गाइड किया जा सकेगा। इस टेक्निक को ड्रैग रोप कहा गया। थ्योरी ये थी कि बलून की बास्केट से हजारों किलो भारी और लंबी रस्सियों को जमीन पर लटकाया जाएगा। अब जब बलून हवा में उड़ेगा तो ये रस्सियां जमीन या फिर बर्फ पर घिसेंगी और ड्रैग पैदा करेंगी। इस फ्रिक्शन की वजह से बलून की स्पीड हवा से थोड़ी सी कम हो जाएगी और एक बार जब बलून हवा से स्लो हो जाएगा तो बास्केट में लगे पर्दों का इस्तेमाल करके बलून की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकेगा। ये थ्योरी ऑन पेपर तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इस तरीके की ड्रैग रोप टेक्नोलॉजी को कभी भी रियल वर्ल्ड या फिर हार्श एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं किया गया था। इस बलून को बनाने वाली टीम में निल्स गुस्ताफ एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें आर्टिक का रियल एक्सपीरियंस था। जब 1896 में इस बलून की ग्राउंड टेस्टिंग चल रही थी, तब उन्होंने एक भयंकर डिस्कवरी की। उन्होंने कैलकुलेट किया कि बलून अपने एक्सपेक्टेड रेट से कहीं ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन लीक कर रहा है। एकहोम ने आंद्रे को वार्न किया कि ये बलून उन्हें नॉर्थ पोल तक नहीं ले जा सकेगा और लीकेज से उनकी जान चली जाएगी। लेकिन आंद्रे इतना इगोइस्टिक इंसान था कि उसका ये मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी से नेचर तक को दबाया जा सकता है और इसलिए उसने सीक्रेट तरीके से टेस्ट रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। एकहोम समझ गए कि ये एक सुसाइड मिशन है, इसलिए उन्होंने लास्ट मिनट पर एक्सपीडिशन से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन आंद्रे वो फिर भी नहीं रुका। उसने तुरंत एकहोम की जगह 27 साल के एक इनएक्सपीरियंस यंग इंजीनियर क्नूट फ्रैंकेल को टीम में शामिल कर लिया और अब उनकी टीम और उनका ऑर्नेन बलून नॉर्थ पोल की तरफ जाने के लिए तैयार थे कि तभी कुछ अजीब होता है। ऑर्नेन को लॉन्च करने के लिए डेंस आइलैंड स्वालबार्ड पर हैंगर किया गया। हाइड्रोजन को फुलफिल किया गया और अब बस इंतजार था साउथ विंड्स का, जो इस बलून को इनिशियल पुश देकर नॉर्थ पोल की तरफ लेकर जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली उस पूरे ही साल साउथ की बजाय नॉर्थ से तेज हवाएं चलती रहीं और इस मिशन को ना चाहते हुए भी कैंसिल करना पड़ा। आंद्रे खाली हाथ स्टॉकहोम वापस आते हैं। पूरा देश जिन्होंने उन्हें हीरो बनाया था अब उनका मजाक उड़ा रहा था। इस बेइज्जती ने आंद्रे के ईगो पर गहरी चोट करी और अब बस उनका एक ही गोल था, जल्द से जल्द इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करना। लगभग एक साल के बाद 11 जुलाई 1897 को आंद्रे अपनी टीम, जिसमें निल्स स्टेनबर्ग जो कि एक फोटोग्राफर और फिजिसिस्ट हैं, क्नूट फ्रैंकेल जो कि मीटरोलॉजिस्ट और सिविल इंजीनियर हैं, उन्हें लेकर डेंस आइलैंड पर पहुंचते हैं। ये दिन उड़ान भरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि आज हवा साउथ वेस्ट बह रही है। तीनों मेंबर्स बास्केट में बैठते हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए शैंपेन पीते हैं। आंद्रे कमांड देता है कट ऑफ एवरीथिंग और सपोर्ट टीम आखिरी रस्सी को भी काट देती है और देखते ही देखते उनका ये विशाल बलून हवा में उठने लगता है। सभी टीम मेंबर्स में काफी एक्साइटमेंट है कि तभी बलून अचानक से ऊपर जाने की बजाय नीचे आकर हैंगर की दीवार से टकरा जाता है। ये तीनों अपने आप को बैलेंस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें ये पता चलता है कि अब उनका ये बलून नीचे पानी की तरफ जा रहा है। असल में ड्रैग रोप का वजन और फ्रिक्शन इतना ज्यादा था कि उन्होंने बलून को तेजी से नीचे खींच लिया, जिससे बास्केट पानी में डूबने लगी। बास्केट को पानी से बाहर लाने के लिए आंद्रे की टीम तुरंत ही 210 किलोग्राम की सैंड को बाहर फेंक देती है, जिससे जैसे ही ये बलून ऊपर हवा में उठना शुरू होता है, इस पूरी ही टीम को एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज थी उन स्क्रू के टूटने की जो इन ड्रैग रोप्स को बास्केट से जुड़े हुए थे। देखते ही देखते 530 किलोग्राम की स्टीयरिंग रोप्स बास्केट से अलग होकर पानी में गिर गईं और ये बलून अब बिना स्टीयरिंग मैकेनिज्म के सिर्फ हवा के रहमो करम पर आसमान में ऊपर 700 मीटर की ऊंचाई पर चला गया। ये एक अनप्लान्ड हाइट थी। यहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा कम होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बलून में मौजूद वो 80 लाख छेद अब उससे हाइड्रोजन और तेजी के साथ रिलीज होगी। ये बलून अब हवा में तेजी के साथ ड्रिफ्ट कर रहा था और इस क्रू मेंबर के पास दुनिया से मदद मांगने का केवल एक ही तरीका था और वो था पिजन्स। असल में ये एक्सपीडिशन अपने साथ 36 कैरियर कबूतरों को लेकर गई थी। 13 जुलाई को आंद्रे ने एक कबूतर रिलीज किया जिसके पास ऑर्नेन की कंप्लीट लोकेशन और उनके साथ क्या हादसा हुआ है ये कंप्लीट मैसेज था। आंद्रे के द्वारा भेजा गया ये तीसरा और इकलौता ऐसा मैसेज था जो पूरी दुनिया के सामने कभी भी आ
सका। आंद्रे को यह बात बखूबी पता थी कि हार्श एनवायरनमेंट में शायद उसके कबूतर कभी दुनिया तक मैसेज लेकर पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसने 12 अलग अलग मैसेजेस को लिखकर उनको स्टील सिलेंडर में पैक करके नीचे समुद्र में फेंका, जिसमें से आगे चलकर सिर्फ 2 ही रिकवर हो पाए। आसमान में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। हाइड्रोजन लगातार लीक हो रही है। ऊपर से आर्कटिक का डेंस फॉग और बर्फ बलून के सिल पर जमा होकर उसके वजन को भी बढ़ा रहे हैं, जिससे बलून बार बार नीचे आता है, बर्फ से टकराता है और बाउंस होकर ऊपर चला जाता है। टीम ने बलून के वजन को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स, सैंड और यहाँ तक कि एक्सेस खाने को भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी महज 65 घंटे की उड़ान के बाद 14 जुलाई 1897 को ये बलून पार्क आइस के ऊपर क्रैश कर जाता है। फॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के बाद ना सिर्फ ये तीनों लोग जिंदा बच जाते हैं, बल्कि उनके कुछ फ्रिजाइल मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इंटैक्ट रहते हैं। अब ये तीनों अपने फूड और कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ एंडलेस तरीके से फैली हुई बर्फ की चादर के ऊपर खड़े हुए हैं और प्रैक्टिकली यहीं से ही शुरू होती है इस एक्सपीडिशन की वो मिस्ट्री जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। क्रैश लैंडिंग के बाद अब उन्हें नॉर्थ पोल का सपना छोड़कर अपनी जान को बचाना था। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पैदल चलकर वापस किसी इनहेबिटेबल आइलैंड या फिर ऐसी जगह पर पहुंचना जहां इंसानियत मौजूद हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनके पास जो कपड़े थे वो एक कंफर्टेबल बैलून फ्लाइट के हिसाब से डिजाइन किए गए थे, ना कि आर्कटिक की -डिग्री में बर्फ पर पैदल चलने के लिए। उन्होंने अपनी स्लेज को तैयार किया। हर स्लेज का वजन लगभग 160 किलोग्राम था। उन्हें इस भारी वजन को खींचते हुए उबड़ खाबड़ बर्फ, प्रेशर रिज और यहाँ तक कि फ्रीज होते हुए पानी की दरारों के ऊपर से गुजरना था। लेकिन इन सब के ही बीच नेचर ने उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया। देखो, उनका बलून जिस जगह पर क्रैश हुआ था वो पानी में तैरता हुआ एक विशाल बर्फ का टुकड़ा था, जिसके बारे में इन तीनों को ही नहीं पता था। आंद्रे और उनकी टीम ये डिसाइड करती है कि वो साउथ में मौजूद फ्रांस जोसेफ आइलैंड की तरफ जाएंगे। लेकिन वो जैसे जैसे साउथ की तरफ बढ़ते रहे, पानी में मौजूद ये बर्फ का टुकड़ा उसी स्पीड से उन्हें वापस नॉर्थ की तरफ लेता जाता रहा। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक तेज चलती हुई ट्रेडमिल पर हम लगातार भागने का तो ट्राई करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। रिजल्ट, कई दिन लगातार चलने के बावजूद भी आंद्रे और उनकी टीम साउथ की तरफ बढ़ ही नहीं पाई और आंद्रे का ये डिसीजन बहुत खतरनाक साबित हुआ। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आंद्रे का ये डिसीजन इकलौता ऐसा डिसीजन नहीं था जो काफी ज्यादा अजीबोगरीब था। आंद्रे अपने बलून में सिर्फ 770 किलोग्राम के वजन को अपने साथ कैरी कर सकते थे और इसके लिए उन्होंने एसेंशियल फूड की बजाय लग्जूरियस आइटम को प्रेफरेंस दी, जिसमें एक बहुत बड़ा पार्ट तो पानी और उनकी महंगी अल्कोहलिक ड्रिंक्स ही घेर रही थी। आंद्रे को इस बात का पूरा घमंड था कि उनका ये बलून उन्हें नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई करते हुए सेफ जगह पर पहुंचा देगा। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके थे। आंद्रे अपने साथ हर वक्त एक डायरी रखते थे जिस पर वो कंप्लीट मिशन की सारी इंफॉर्मेशन लिखते थे। जी हाँ, वही डायरी जिसके पेजेस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बर्फ के नीचे दबे हुए मिले थे। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इस डायरी को खोलकर रिसर्चर्स के द्वारा जब उसे पढ़ा गया तो उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी गई थी जिस पर भरोसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। 2 अक्टूबर 1897 को आंद्रे अपनी डायरी में ये लिखते हैं कि उन्होंने इस जगह पर एक ग्रैंड पार्टी करी जिसमें उन्होंने लग्जूरियस मीट डिशेस खाई, चॉकलेट्स एंड बिस्कुट्स को मिठाई की तर्ज पर खाया और जमकर शैंपेन की। उन्होंने अपने इस हालात और क्रैश को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर सिगार भी जलाया। जरा सोचिए कि ये लोग ये सब कुछ एक ऐसी जानलेवा जगह पर कर रहे थे जहां पर ठंड और कठोर माहौल में कुछ ही घंटों के अंदर इनका नामो निशान खत्म हो सकता था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस थका देने वाले स्ट्रगल के बीच भी 24 साल का नेल्स स्टेनबर्ग अपने काम को बखूबी कर रहा था। स्ट्रिंगबेर्ग हाईली स्पेशलाइज्ड कार्टोग्राफिक कैमरा लाया था जो बलून से जमीन की मैपिंग के लिए था, लेकिन अब क्योंकि उनके हालात बिगड़ चुके थे तो वो इससे अपने डेली स्ट्रगल को रिकॉर्ड कर रहा था। स्टेनबर्ग के पास उस समय 13x18 के 2 पीटरसन EB कैमरास थे जिनका अपने आप में वजन 7 किलोग्राम था। फिजिकल एग्जॉशन, स्नो ब्लाइंडनेस और डायरिया से जूझने के बावजूद भी स्टेनबर्ग ने इन 3 महीनों के सफर में लगभग 240 फ्रेम्स एक्सपोज किए। उन्होंने अपने क्रैश बलून की तस्वीरें ली, आंद्रे और फ्रैंकलिन को बर्फ पर कैंप बनाते हुए कैप्चर किया और खुद के सेल्फ पोर्ट्रेट लिए। इन तस्वीरों में
दिल थमा देने वाला मंजर देखने को मिलता है। आसपास का वाइड लैंड स्पेस इतना एंडलेस है कि शैडोज और स्केल का कोई अंदाजा नहीं लगता। एक फोटोग्राफ में स्टेनबर्ग 160 किलोग्राम की स्लेज को खींचते हुए दिखाई देते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक इनविजिबल सी लाइटनेस है। शायद हालात के खतरे को छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था। पार्क आइसबर्ग पर चलते हुए उन्हें लगभग 3 महीने हो चुके थे। सितंबर के लास्ट तक उन्होंने बर्फ पर ही सर्दियां बिताने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक स्नो टेंट बनाया, लेकिन तेज बर्फीली हवाओं और जानलेवा माहौल में वो ज्यादा लंबे समय तक वहां टिक ना सका। आखिरकार 5 अक्टूबर 1897 को फाइनली उनके पैर सख्त जमीन पर पड़ते हैं। ये था क्विट ओया आइलैंड, स्वालबार्ड आर्किपेलागो का एक रिमोट और इनहॉस्पिटेबल आइलैंड। उन्होंने यहाँ पर दोबारा से अपना टेंट स्टैब्लिश कर लिया। उनके पास अभी भी सर्वाइवल के लिए ठीक ठाक सामान था। एक ट्रिपल स्लीपिंग बैग जिसमें वो तीनों सोते थे, चालू हालत में राइफल्स, एक्स्ट्रा वार्म कपड़े और बचा हुआ सील और बियर का मीट। लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ अजीब और रहस्यमय हुआ। आंद्रे ने यहीं पर अपनी डायरी में आखिरी एंट्री लिखी, जिसके बाद सब कुछ अचानक से खत्म हो गया। उनके आखिरी शब्द ये थे कि इट विल बी नाइस टू गेट आउट एंड मूव अराउंड अ बिट। ये किसी डरे हुए हालत या हारे हुए इंसान के शब्द नहीं लगते, लेकिन बावजूद इसके भी आंद्रे ने इस एंट्री के बाद दोबारा से अपनी डायरी में कुछ भी नहीं लिखा। ये पूरा सफर अचानक से रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया। लगभग 8 से 10 अक्टूबर 1897 के बीच, यानी कि लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही इन तीनों नौजवानों का यहाँ पर रहस्यमय तरीके से देहांत हो जाता है और शुरू होता है आर्कटिक का 33 साल लंबा इंतजार और एक गहरा राज। उनके डिसअपीयरेंस के बाद सालों तक स्वीडन और पूरी दुनिया में उनको लेकर कई रूमर्स और कहानी फैलाई गई। मीडिया ने अजीबोगरीब थ्योरीज दी और यहाँ तक ये भी छाप डाला कि कोई रहस्यमय ट्राइब ने उन्हें मार दिया होगा, लेकिन ये सब झूठ था। अमेरिकन न्यूज़पेपर ने मिस्ट्री ऑफ आंद्रे नाम से तमाम आर्टिकल्स छापे। अलग अलग जगह पर दिखने वाले कबूतरों को इस मिस्ट्री से कनेक्ट करके अलग अलग तरीके की अफवाहें फैलाई गईं। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये थी गाइस कि असली सच तो इससे भी ज्यादा चिलिंग था। नाउ बैक टू 6 अगस्त 1930, जब उनके गायब होने के 33 साल के बाद एक नॉर्वेजियन शिप और उसकी क्रू ने इन लोगों के टेंट, डायरी और स्केलेटन को रिकवर किया। इस इंसिडेंट के बाद जब रिसर्चर्स की टीम उस लोकेशन पर पहुंची तो उनके स्केलेटन, सामान और अलग अलग चीजों की लोकेशन को देखकर टाइम टू टाइम बहुत सी थ्योरीज पूरी दुनिया के सामने रखी गई, जिसमें सबसे पहली थ्योरी थी ट्रिकिनोसिस। असल में ये एक पैरासाइटिकल डिसीज है जो कि पोलर बियर का कच्चा मांस खाने से फैलता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये डिसीज अचानक से तीनों लोगों में एक साथ फैलकर उन्हें खत्म नहीं कर सकता था। हालांकि उन तीनों की बॉडी में ये पैरासाइट मौजूद था, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इन तीनों को इस दुनिया से खत्म कर सके। इसके बाद दूसरी थ्योरी थी विटामिन ए पॉइजनिंग, जो उन्हें पोलर बियर का लिवर खाने से हुई हो सकती थी। लेकिन इस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तीनों की बॉडी में लीथल डोज में इतना सारा पॉइजन पहुंचना भाई ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उन्होंने सितंबर में सील मारी थी और उसकी एंट्री डायरी में की थी, लेकिन कहीं पर भी पॉइजनिंग का जिक्र डायरी में नहीं किया गया था। इसके बाद अगली थ्योरी थी लेड पॉइजनिंग। देखो ये तीनों ही लोग सफर के दौरान कैंड फूड का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से इनके नाखूनों में 65 ppm लेड मिला। लेकिन इस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लेड पॉइजनिंग प्रैक्टिकली किसी भी इंसान को खत्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मांगती है। 3 महीने के सफर में लेड पॉइजनिंग इस तरीके से किसी इंसान का बाल भी बाका नहीं कर सकती। इसके बाद एक और थ्योरी रखी गई जो थी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस थ्योरी के अंदर ये तीनों ही लोग खाना बनाने के लिए टेंट के अंदर प्रीमिस स्टोव का यूज करते होंगे, जिसकी वजह से सफोकेशन हुआ और इन तीनों ही लोगों का देहांत हो गया। लेकिन इस थ्योरी के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका देहांत अगर सफोकेशन से हुआ होता तो ये तीनों ही स्केलेटन टेंट के अंदर मिलते, लेकिन हकीकत में इनकी पोजीशन अलग अलग थी। ईयर बाय ईयर, एविडेंस बाय एविडेंस, नई नई थ्योरीज आती रहीं और वो रिजेक्ट होती रहीं, जिसके बाद फाइनली अभी हाल ही में स्वीडिश डॉक्टर और रिसर्चर बिया उस्मा ने अपनी 20 साल की रिसर्च बुक द एक्सपीडिशन में पुरानी सभी थ्योरीज को फॉरेंसिक लॉजिक के साथ डिसअप्रूव किया और एक नई रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। उनके अकॉर्डिंग इन तीनों का सामना यहाँ पर एक डेडली पोलर बियर के अटैक से हुआ था और सारे एविडेंसेस इसी ओर इशारा करते हैं।
देखो, स्टिंगबर्ग के पैंट का राइट लेग पूरी तरीके से फटा हुआ था। शायद वो पोलर बियर का शिकार बने पहले इंसान थे। इस इंसिडेंट के बाद बचे हुए बाकी के 2 लोगों ने तुरंत ही उन्हें वहां से उठाया और एक चट्टान की दरार में स्टोन से दबाकर दफना दिया। लेकिन इस इंसिडेंट में पोलर बियर ने फ्रैंकिल को भी बुरी तरीके से इंजर कर दिया। उनके कपड़े फटे हुए थे पर शर्ट के बटन पूरे तरीके से बंद थे, जो इस बात को प्रूव करता है कि शायद इस इंसिडेंट के बाद आंद्रे ने उन्हें उस जगह से उठाया, वो उनको टेंट पर लेकर आए, उनके बूट उतारे और उन्हें बेड पर लेटा दिया। उनके पास मॉर्फिन की एक सील्ड बोतल थी, जिसे शायद असहनीय दर्द के चलते हुए वो कभी खोल ही नहीं पाए और इसी हालत में टेंट में उनकी मौत हो गई। अब आंद्रे बिल्कुल अकेले थे, उनके सभी साथी मारे जा चुके थे। चारों तरफ अंधेरा, बर्फ और पोलर बियर का खतरा था। आंद्रे टेंट से बाहर आते हैं और अपनी डायरी को सेफली बैलून फैब्रिक और वुडन जंपर में पैक करते हैं, ताकि दुनिया को उनके सफर और अंतिम समय के बारे में सच्चाई पता चल सके। वो एक चट्टान पर बैठे अपनी राइफल को अपने पास रखा और अकेलेपन, गिल्ट और एक्सट्रीम ठंड में या तो वो वहीं बैठे बैठे जम गए या फिर मॉर्फिन की ओवरडोज खाकर उन्होंने खुद को खत्म किया। ये थ्योरी अभी तक की सबसे परफेक्ट ऐसी थ्योरी है जो इन तीनों ही लोगों की बॉडीज, उनकी लोकेशन और उनके पास मिले सारे ही सामान और कपड़ों से मैच करती है। 5 अक्टूबर 1930 को इन तीनों के अवशेष स्टॉकहोम वापस लाए गए। पूरा देश सड़कों पर उतरा और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। एक और चमत्कार जब हुआ जब स्टेनबर्ग के 33 साल पुराने पानी और बर्फ में दबे हुए उन फोटोग्राफ को एक स्टॉकहोम के एक्सपर्ट जॉन को दिया गया। जॉन ने बहुत मुश्किल से 240 फ्रेम्स में से 93 फोटोग्राफ को रिकवर करके प्रिंट किया। जब इन पिक्चर्स को प्रिंट किया गया तो अच्छे खासे लोगों की आंखें नम हो गईं। ये फोटो फैंटास्मैटिक थी। इन इमेजेस में 3 लोग बर्फ के नीचे एक घोस्ट की तरह खड़े थे। इन्हीं फोटोग्राफ से दुनिया को ये पता चला कि क्रैश के बाद ऑर्नेन कैसा दिखता था और उन तीनों ने प्रैक्टिकली कितनी तकलीफ झेली थी। इस ट्रेजेडी के बाद नेल्स स्टेनबर्ग की फियांसे एना, जिन्होंने उनके जाने के बाद दूसरी जगह शादी कर ली थी, उन्होंने ये सब कुछ जानने के बाद अपनी विल में ये लिखा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शरीर इंग्लैंड में मेरे हस्बैंड के साथ दफन किया जाए, लेकिन मेरा दिल उसे राख में तब्दील करके एक सिल्वर बॉक्स में डालकर स्वीडन भेजा जाए, जहां उसे स्टेनबर्ग की कब्र के पास दफना दिया जाए। 1949 में जब 78 साल की उम्र में एना का देहांत हुआ तो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया गया। और गाइस, तभी से लेकर आज तक ये नॉर्थ पोल की एक ऐसी एक्सपीडिशन मानी जाती है जिसमें हमें साहस, बेवकूफी, घमंड और कुदरत को टेक्नोलॉजी से नीचे समझने के परफेक्ट एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही 3 महीनों तक बर्फ के समुद्र में 160 किलोग्राम की स्लेजेस को खींचते हुए उनका स्ट्रगल, उनका डिसिप्लिन और मौत के मुंह से भी स्टेनबर्ग का लगातार फोटोग्राफ को क्लिक करना, ये सब इंसानी जज्बे और विल टू सर्वाइव का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज ग्रेना म्यूजियम और तेनिशिका म्यूजियम में उनके वाटरलॉजिस कैमरास, फटे हुए कपड़े और किवितोया की मिट्टी में दबे अवशेष उस फ्रीजन बलून मिस्ट्री की ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो वक्त की बर्फ में हमेशा के लिए जम चुकी है। किवितोया की बर्फीली हवाओं में आज भी एक अलग ही तरीके की चुप्पी है और वो शायद चीख चीख कर पूरी दुनिया को यह बताना चाहती है कि हकीकत में इन तीनों लोगों के साथ वहां पर क्या हुआ था, लेकिन अफसोस उसे समझने वाला कोई भी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इन तीनों के साथ वही हुआ था जो बियो ऊस्मा के द्वारा दुनिया को बताया गया, या सच्चाई इसके भी परे है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइज, अगर ये वीडियो देखकर आपको भी जीने की एक नई उम्मीद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मेरी और मेरी पूरी टीम की ये मेहनत आपको कैसी लगी इसे भी शेयर जरूर करना, और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखना आप पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इस वीडियो को भी आप क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।